इतिहास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को संपूर्ण तरीके से आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं और समझेंगे कि इसमें कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस चैप्टर से या फिर सोशल साइंस के किसी भी चैप्टर से इतने प्रश्न बनते हैं कि उतने प्रश्न को याद करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर हम पूरे पाठ को आसानी से अच्छी तरह से पढ़ लेते समझ करके, तो शायद एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जिसे हम याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, सारी बातें को जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रवाद जो थे वो आधुनिक विश्व की राजनीतिक, जितने भी पहले के समय के विश्व की राजनीतिक थी, वो सारे राजनीति के जागृत करने का एकमात्र प्रतिफल है। कहते हैं कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि दोस्तों राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके तहत जो है ना, विश्व के भौगोलिक हो या सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, इस परिवेश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी में एकता करने की जो है ये एक रास्ता है। कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना का जो है बीजारोपण, यानी कि इसका जो प्रथम आविष्कार जिसे कहते हैं ना, शुरुआत है ना, यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही से ही हो चुका था। यानी पुनर्जागरण जिस समय शुरू हुआ था उसी समय जो है राष्ट्रवाद का भी उदय जो है हो चुका था, बीजारोपण हो चुका था। तो दोस्तों राष्ट्रवाद पूछेगा तो क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो भौगोलिक संस्कृति या विश्व के भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसका कहते हैं परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई थी। यानी कि राष्ट्रवाद जो है वो पुनर्जागरण जो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, यानी कि 1789 ईस्वी को, ये इसी में जो है इसका बीजारोपण हुआ और यहाँ से ये पूरी तरह से विकसित होने लगी। दोस्तों आप कहेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी को। चलिए आगे की बात करें, आगे समझते चलते हैं डिटेल में। दोस्तों वीडियो में एंड तक अगर बने रहते हैं आप तो किसी प्रकार की डाउट नहीं रहेगी और सारे का सारे प्रश्न भी समझ जाएंगे। कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई थी। यानी उस 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद जो है एक विशेष रूप धारण करके सभी के सामने आ चुका था और सभी को राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आ चुका था। उसके बाद कह रहे दोस्तों कि यथेष्ट से भी और परिणाम भी युगांतरिकारी हुए थे। यानी कि दोस्तों क्या हुआ था, जब इसका जो यानी कि राष्ट्रवाद की उदय हुई थी, राष्ट्रवाद जब विकास करने लगे थे, तो इससे जो है इसका परिणाम जो है यो एकदम से युगांतरिक हुआ, युग को एक नई दिशा देने का कार्य हुआ। दोस्तों नेपोलियन के बारे में आप जानते हैं कि नेपोलियन क्या है। नेपोलियन के बारे में विशेष चर्चा आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। चलिए नेपोलियन के बारे में विशेष तौर पर जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेपोलियन की क्या भूमिका थी इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। कहते हैं यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस के राजनीतिक राज्य क्रांति या फिर राजा की क्रांति जो होती है ना, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि फ्रांस की जो राजनीतिक थी उसमें जो नेपोलियन की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रही थी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभी जात वर्गीय परिवेश में से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और साधारण का वस्तु बना दिया था। यानी कि जब राष्ट्रवाद नहीं विकास हो रहा था, राष्ट्रवाद की विकास जो है वो दयनीय थी, तो नेपोलियन ने क्या किया, उसे अखबार में और जितने भी उस समय संचार की व्यवस्था थी, सारे संचार व्यवस्था में इन्होंने उसे जागृत किया, जिससे कि लोगों के पास पहुंच सके और लोगों को समझ में आ सके कि राष्ट्रवाद होती क्या है। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों का द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा, यानी कि नए युग का संदेश पहुंचा, नए लोगों को पता चले, सभी लोगों को पता चलने लगा कि आखिर राष्ट्रवाद होती क्या है। नेपोलियन ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आगे है, समझते हैं बारीकी से। दोस्तों नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यानी कि दोस्तों इसने जो है भौगोलिक जो नाम थी राज्यों की, उन सभी नामों की परिधि को बाहर निकाला गया और उसे एक ऐसा रूपरेखा प्रदान किया जिससे कि लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि राष्ट्रवाद क्या होती है और अपने देश के प्रति स्नेह रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस जिससे इटली
और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। यानी इटली और जर्मनी जो छोटे छोटे भागों में विभाजित थे, इनके द्वारा जो है वह भी एकीकरण की ओर बढ़ने लगा, वह भी आप एकता की ओर बढ़ने लगा जब इसने राष्ट्रवाद की बात की। तो उसका कहते हैं दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति बिछाव भी जगा। और नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन समाप्त हो गए, मर गए, तो उसके बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी पहुंच गई थी और 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी। यानी वियना जो थी ऑस्ट्रिया की राजधानी, वहां तक जो है संधि पहुंच चुकी थी और वो भी एकत्र हो चुके थे। जब नेपोलियन मरे, नेपोलियन ने एक राह दिखा दिए थे लोगों को, कहते जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन देखिए, नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, नेपोलियन ने लगभग अच्छे ही कार्य किए, जिसके कारण इनका नाम जो है सुर्खियों में आया, लोगों को समझ में आया, कहते हैं। तथा परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति की जो निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी, उसे फिर से रोक दिया गया। यानी कि दोस्तों देखिए, कुछ लोगों को लगा, जो विपक्षी लोग थे, उसने सोचा कि नेपोलियन ने जो अस्त व्यस्त किया है, जो सामान सबको नष्ट किया है, जो गैर कानूनी थे, तो लोगों को लगा कि ये गलत किए हैं और इसे फिर से सम्मिलित करने के कार्य करने लगे। और सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। यानी 1815 ईस्वी से वियना में जो सम्मेलन हुई थी, उसकी जो मेजबानी करनी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो थे मेटरनिक, उसने किया। मेटरनिक जो थे वो एक घोर प्रतिक्रियावादी थे। वो क्या थे? एक घोर प्रतिक्रियावादी थे। अब यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो मेटरनिक। और ये कैसे थे? तो घोर प्रतिक्रियावादी थे। दो प्रश्न हो गए। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शक्ति या शांति संतुलन को स्थापित करना था। उस शांति सम्मेलन को स्थापित करना, ये भी एक कार्य अच्छे कार्य थे, क्योंकि इसका रास्ता जो था वो अलग था, कुछ इसका रास्ता गलत भी था। अब हम बात करते हैं मेटरनिक के बारे में, समझते हैं। कहते हैं जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए, मेटरनिक का ये सोच था कि जो नेपोलियन ने नष्ट कर दिया है, जिस राज्य को नेपोलियन ने एकत्रित कर दिया है, उसे पुनः उसी स्थान पर पहुंचा देना है, उसी अवस्था में पहुंचा देना है। ये ऐसा सोच जो है यहाँ पे मेटरनिक का था। यानी कि मेटरनिक जो है वो नेपोलियन के कार्य से संतुष्ट नहीं थे, वो उनके कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट, बल्कि संतुष्ट थे ही नहीं, उनके कार्यों को वो गलत समझते थे। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का जो है शुरुआत हो चुका था, है ना। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, इटली पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे मेटरनिक, इसलिए ने क्या किया उसने कि इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिए, जिससे कि आसानी से उस पर अपना हक जमा सके, उस पर अपना अधिकार जमा सके, है ना। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेट को दे दिया। यानी कि कुछ प्रदेश को फर्डिनेट को, बुर्बो वंश जो थे उस सबको दे दिया। और रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया और लोम्बार्डी एवं वेनेशिया जो थी वो पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्ता कायम हुई। यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे, उसने उस पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि इसका उद्देश्य था इटली पर अपना अधिकार जमाना। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे दिए गए और तथा जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। देखिए, सभी को अपने अपने जगह पर इसने सेट कर दिया, क्योंकि इसे तो था एक ही कार्य करना, इसका मुख्य उद्देश्य था
कि हम जो है सारे देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी पर अपना अधिकार जमा लें, ऐसा इनका उद्देश्य था। जर्मनी में 29 रियासतों का संघ कायम रहा और जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया, उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगी और मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। देखिए ये सारी जगह फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो सुधर चुकी थी, फिर से इसने उसी पुरानी वाली व्यवस्था पर ले गया और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। और लेकिन यह व्यवस्था स्थापित साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी प्रदेश प्रभावित हुए। यानी कि फिर से सभी देश मिल करके जो है मेटरनिक के विरोध में भी अब जो है खड़े हो गए, क्योंकि उसे मेटरनिक का जो कार्य था पसंद नहीं आया। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश जो राजवंश के पुनर्स्थापना स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उस समय जैसे मेटरनिक थे, मेटरनिक के समय जो है यहाँ पर जो बुर्बो के राजवंश थे उनको जो पुनर्स्थापना किया गया था, तो फ्रांस के जो राजा लुई 18वां बने थे, लुई 18वां वहाँ के राजा बने थे। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि मेटरनिक के समय में फ्रांस के राजा कौन बने, तो लुई 18वां बने थे। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर प्रणपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के माध्यम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। कब से कब तक? 2 जून 1814 ईस्वी को इसे लागू किया गया और जो है ये 1848 ईस्वी तक कंटिन्यू फ्रांस में चलता रहा। अब यहाँ पे चार्ल्स टेन के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। यानी कि जैसे ही इसके शासनकाल चार्ल्स टेन के जो शासनकाल शुरू हुए थे उसने परिवर्तन किया, तो ये एक क्रांति बन गई और 1830 की ये क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। आगे की बात करें दोस्तों, आगे जो हमारा है 1830 की क्रांति, उसके बाद जानते हैं। कहते हैं कि चार्ल्स टेन के एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ये निरंकुश थे और प्रतिक्रियावादी शासक भी थे। आगे कहते हैं जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता था जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। ये देखिए वहाँ के व्यवस्था को दबाने का पूरी तरह से प्रयास करते रहे। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। यानी कि इसने उसे जैसे कि जैसे कि वहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की जो संवैधानिक शासनकाल थी उसमें बदलाव करने का प्रयास किया, तो इसने उसमें विरोध उत्पन्न किया और उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी जो पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बनाने के बाद क्या, पोलिंगनेक ने पूर्व लुई 18वीं को में द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिभाज्य वर्ग का स्थापना कर दिया। यानी कि जैसे ही निरंकुश शासन के काल में जो है उसने जब फ्रांस में एक नई नीति का लागू किया था, लुई 18वां के जो कार्य थे, लुई 18वां ने लोगों पर जो दया दिखाई थी उसे फिर से इसने समाप्त कर दिया और अपनी शक्ति को वहां पर उभारा, है ना। और उस तरह से जो है ना इसने वहां पर के राजनीति को बदलने का प्रयास किया। उसे विशेष साधिकारों को विभूषित करने का प्रयास किया और उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा और प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिंगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया और चार्ल्स टेन के इस विरोध का जो है प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4
अध्यक्ष देशों द्वारा जो है उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया गया, यानी कि उसे समाप्त करने का प्रयास किया। आगे कह रहा है कि अध्यक्ष देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। अब देखिए, जैसे जैसे क्रांति फैलती गई, लोगों को समझ में आता गया, देश विदेश तक पहुंचते गए और सारे देशों में जो है अब राजनीति के लिए जो है ना लड़ाई लड़ी जाने लगी और सभी जो स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ने लगे। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब प्रश्न पूछेगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ, या कब शुरू हुई, या कब आरंभ हुई, या कब प्रारंभ? तो 28 जून 1830 ईस्वी को। इसी इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं और इसे ही जुलाई क्रांति भी कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स स्टेन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, वह इंग्लैंड वापस चला गया, है ना। और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। बुर्बो शासन वंश का अंत कब हुआ? तो 1830 ईस्वी को इसका अंत हो गया। आगे की बात करें दोस्तों, आगे हमारा कह रहा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के फल परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर और ऑर्लेंस वंश को गद्दी सौंप दी गई और इस वंश के शासन लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी जो नीतियां और उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रहे, यानी कि इसने जो है वहाँ के लोगों के दुख दर्द तो थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। इस प्रकार लुई की क्रांति इस बात जो है इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा है, यानी कि देश में जो कट्टरवादी नेता सब आ चुके थे, राजा सब आ चुके थे, इन सभी का धीरे धीरे विनाश हो रहा है, ये इनका मत था। कहते हैं कि वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक प्रभुत्ता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया और इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। यानी कि इसने जो सिद्ध किया, इसने जो सही राह को अपनाया, उससे क्या हुआ कि संपूर्ण यूरोप, जितने यूरोप महादेश के अंतर्गत देश थे, जो सारे देश में जो है राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। ये सभी मिलकर के पूरे यूरोप के जितने भी देश थे, सारे देश में एकत्रित करने की बात करने लगी और सारे देश को एक नई राह दिखाने की कार्य करने लगी। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण जो है इसका जो है उदय बढ़ने लगा। आगे कहता है के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए और आगे चल करके फ्रांस में भी लुई फिलिपी के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो कर दी गई। यानी कि देखिए दोस्तों, एक के बाद दूसरा आया, दूसरा के बाद तीसरा आया और तीसरा के बाद चौथा आया, कंटिन्यू आता गया और सभी के प्रति कहीं ना कहीं जो है विरोध होने लगा। कहीं अगर राष्ट्र के प्रेम आते, राष्ट्र प्रेमी आते थे कोई, तो उसके विरोध में कोई ना कोई खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसे अब सिर्फ सत्ता प्यारी थी। पहले के समय से लेकर के आज के समय तक अगर देखा जाए तो सभी को सिर्फ सत्ता ही प्यारी है। सभी सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, सही को गलत और गलत को सही साबित करते रहते हैं हमेशा। लुई फिलिपी एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए, इसने अपने आप को प्रधानमंत्री पद से त्याग दिया, जिससे कि लोगों को लगे कि मैं आपके लिए सही कार्य कर रहा हूं, और इसने जो है अपनी गद्दी छोड़ करके गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। और वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिपी ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। इसने किसी प्रकार से सुधारने का प्रयास नहीं किया। फिलिपी के जो
प्रधानमंत्री बने थे उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी को हम लाभ पहुंचाए, बस उसका कार्य था कि जो पूंजीपति लोग हैं उसे अपने अंदर रख ले और उसके हिसाब से हम कार्य करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है कि इसका तो सिर्फ एक ही मत था कि हमें पूरा पर अधिकार करके अपना शासक चलाना है, और ना ही उसे विशेष नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासन काल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी प्राप्त होने लगी। यानी कि जैसे फिलिपी के जो प्रधानमंत्री बने थे गीजो, उसके समय में क्या हुआ, पूरी तरह से भुखमरी बेरोजगारी आ चुकी थी, जिसके वजह से गीजो की आलोचना होने लगी और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिपी को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि अब बोलेगा यहाँ पर कि गीसो को फिलिपी की जो गद्दी छोड़ने के लिए जो कहा गया वो कब कहा गया, तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, और 24 फरवरी को जो फिलिपी ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को जो है मताधिकार प्रदान किया। यानी 21 वर्ष से जो ऊपर होंगे उसे जो है वोट देने का अधिकार होगा। जैसे हमारे देश में 18 वर्ष के हैं तो वहाँ 21 वर्ष के लोग जो होंगे, उससे ऊपर के लोग जो होंगे वो जो है जो वोट देंगे। अब वोट देने के बाद जिससे इच्छा होगी उसे सरकार नियुक्त करवाएंगे। ऐसा वहाँ पे जो है लागू कर दिया गया। इससे लोगों में जो है थोड़ा सा तो राहत जरूर मिला, काम के अधिकार की गारंटी दी, और गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था, और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया, यानी कि दोनों आपस में लड़ने लगे। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। यानी उसने जो है पुरातन व्यवस्था का अंत भी कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड के इन सभी में जो है क्रांति फिर से जगी। और इटली तथा जर्मनी उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि यह संविधान के पूरी तरह से लोकतंत्र पर आधारित था। इटली का एकीकरण, अब हम लोग पढ़ते हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यानी कि 19वीं शताब्दी तक यह एक मात्र जो है भौगोलिक अभिव्यक्ति था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे और इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के जो रूप में स्थापित होने के भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और प्रसा जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। यानी कि देखिए, जब वहाँ पे एकता की बात होने लगी थी तो इटली में जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है वहाँ पे हस्तक्षेप किया करते थे, अतः एकीकरण में इसका विरोध वैसे वही था। अब देखिए यहाँ पे बात करते इटली के एकीकरण में किसकी बाधाएं थी, तो ऑस्ट्रिया और पर्सा की बाधाएं थी, है ना। और इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में भी थी और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से होना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। इसका देखिए, इसका सिर्फ एक मत था कि हम जो है रोम के जो पोप थे, इनका एक ही मत था कि इटली का एकीकरण हो लेकिन धार्मिक स्थल से हो, जिससे कि इन पर बहुत सारे लोगों को तो पसंद नहीं था क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते थे। परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था और फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन ने सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में प्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण
योगदान दिया और इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था। इटली के जब वो इटली विजय हो गए तो उसे नेपोलियन ने 3 गणराज्य में विभाजित कर दिया, यथा सिसपाई गणराज्य और लिगुनियन तथा ट्रांसपेरेंस। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। यानी कि अब सारा जगह जो था उस पर एक ही शासन होगा, कोई एक ही शासक बनेगा और उसका कार्य करेगा। और इस सभी कारणों से वहाँ जागृत आई और नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात, अब यहाँ में प्रश्न बनता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो 1814 ईस्वी को, है ना। अब पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया और इस प्रकार से इटली के एकीकरण का दिशा तय होने लगी। यानी कि अब लगने लगा कि इटली का एकीकरण पूरी तरह से हो सकता है। उसके बाद की बात करें दोस्तों, उसके बाद कह रहा है इटली में 1920 ईस्वी से ही कुछ राज्य में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। नागरिक आंदोलन जो है शुरू हो चुका था। एक गुप्त दल जो कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट, गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध जना राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मेजनी का संबंध किससे था, जो कि हर एक बार लगभग घुमा फिरा करके प्रश्न करते हैं, इस बार भी पूछे गए थे। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। किससे था? कार्बोनारी से। स्पष्ट हो रहा है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका। यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। यानी कि नागरिक आंदोलन फ्रांस में कब शुरू हुआ, तो 1800 इटली में तो 1830 ईस्वी में। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। अब नागरिक आंदोलन को किसने दबाया, या फिर बात करें तो मेजनी के नागरिक आंदोलन को किसने दबाया, तो नेपोलियन ने दबाया, है ना। और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी जो है इटली को छोड़ करके चला गया। अब देखिए मेजनी के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, मेजनी के जीवनी के बारे में। तो मेजनी जो है, मेजनी साहित्यकार, गणतंत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ये बहुत ही योग्य सेनापति थे, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। इसे राजनीतिक से उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसे उसके पास राजनीति का उतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये राजनीतिक पर उतना ध्यान ही नहीं देते थे। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। देखते हैं, कहते हैं ना कि हमारे बिहार की ही बात है कि दशरथ माझी अगर हार मान जाते तो शायद उसका नाम आज इतिहास में नहीं होता। उसने संघर्ष किया और उसने पर्वतों को काट करके सड़क बना दिया, इसलिए आज उसका नाम है। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। समझ गए? 1848 में जो है मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़ करके जाना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। ये नष्ट करना चाहते थे, लेकिन मेजनी का एक ही उद्देश्य था कि हम इसे एकत्रित कर दे, इसे हम एक गणराज्य के अंतर्गत आन दे, है ना। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। यानी कि उसका कहना था, पोप का कहना था कि इटली जो है एक धर्म राज्य बने, यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहें, है ना। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया था, मार्ग में रुकावट आने लगी। अब जैसे देखिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते पे कोई कुछ डाल देता है, यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से कुछ डाल देता है, तो हमें तो रुकावट का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ था मेजनी के साथ। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को
को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। फिर से मेजनी हार गए और फिर से इसे वापस जाना पड़ा। उसके बाद एकीकरण का द्वितीय चरण की बात करें जो कि 1848 ईस्वी की बात है। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। यानी कि 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण की जो प्रयास की गई थी वो पूरी तरह से असफल ही रहे थे। धीरे धीरे इटली में इस आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सॉर्निया पीडमाउंट का नया शासक जो है विक्टर एमेन्यूल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि इटली के एकीकरण के समय में विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को। और काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ये प्रश्न इस बार पूछे गए थे दोस्तों। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उस पर हम विशेष चर्चा कर ही लेते हैं। काउंट काबूर के बारे में आप जानते हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। बिल्कुल, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो ऑस्ट्रिया ही थी। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से उसे युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ और युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई और इस सम्मेलन में काबूर ने, जिसे काउंट काबूर के नाम से जानते हैं, ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया और इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। उसने, देखिए कहते हैं बुद्धि लगा करके इसने क्या किया, इटली में जो समस्या थी इसने संपूर्ण राष्ट्र की, संपूर्ण महाराष्ट्र यानी कि पूरे यूरोप की समस्या बना दी और पूरे यूरोप में ऐसी समस्या चलने लगी जो कि था नहीं लेकिन इसने बना दिया। उसका कहते हैं कि काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक को दो रियासतों काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया है ना। और फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहते हैं तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। देखिए, दिमाग लगाते थे कि इटली को एकीकरण तो करना था इसको, और साथ साथ जो है दूसरे देश को भी ये कुछ राह दिखाना चाहते थे, लेकिन इसका मेन मत था कि अपने आप को बलशाली बनाना है। इसलिए ये सारे देश को कुछ न कुछ जो है सौंपते गए। इसके लिए काबूल की जो आलोचना थी भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेबाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर के इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। इटली उस समय एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा था। यदि दो प्रांतों को देख करके भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। यानी कि काबूल का कहना था कि इटली का एकीकरण तभी हो सकता है जब फ्रांस मदद करेंगे। जब तक फ्रांस मदद नहीं करेंगे, फ्रांसीसी मदद नहीं करेंगे, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसी कहते हैं इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। सीमा के लेकर के, जैसे अक्सर इंडिया पाकिस्तान के बीच सीमा के लिए विवाद होते रहता है। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के बाद से राष्ट्रवाद के से
घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जन सवाल के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन थी। देखिए यहाँ पे बात है कि देखिए इटली के लोग भी अब जो है जाग चुके थे और उसे भी अपनी जो है आज़ादी प्राप्ति करनी थी, और वो अपनी आज़ादी के लिए जो है वो जिसे उचित लगा उसका साथ देने लगे। नेपोलियन ने इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः जो है वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के परंतु बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। नेपोलियन ने अपनी सेना को वापस बुला ली और युद्ध से हटने के लिए बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थ करने के बाद स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पीडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया का अधिकार जो है ये वेनेशिया पर हो गया, और लोम्बार्डी पीडमाउंट का जो अधिकार है बढ़ गया, है ना। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। इसका तो सिर्फ एक ही जगह ध्यान था कि उत्तरी और मध्य इटली जो है वह एकीकृत हो जाए। अतः उसने नेपोलियन को सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर के ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। यानी कि इसने कहा कि हम विरोध नहीं करेंगे, पीडमाउंट पर जो आपने अधिकार किया है वह अधिकार उचित है, क्योंकि इसे तो लेना था लेकिन ये वैसे डायरेक्ट नहीं ले सकते थे क्योंकि इसके पास उतने बल नहीं थे, तो इसने छल किया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। यानी कि इसका एक ही मत हो गया कि जहां पे जिस पर अधिकार होगा उस पर एक जनमत कराया जाएगा, और इस प्रकार से उसने जो है इसका साथ देना शुरू कर दिया। क्योंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया, और 1860 से लेकर के 61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़ करके उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें, जैसे कि थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं क्या है। परमा और जो मोडेना, टस्कनी और फब्बार, बेलाजोना आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि भी कर दिया। इसने दिमाग लगा करके एक जगह को छोड़ करके बाकी सभी जगहों को जो है इसने अपने अंदर रख लिया, है ना। उसके बाद ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इटली द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। अब जर्मनी भी एक अपनी आप को जो है एकीकरण करने की ओर बढ़ चुका था। इस प्रकार से जो है सभी लगे रहे, है ना। तो इस प्रकार 1962 ईस्वी तक जो है दक्षिण इटली, रोम तथा जो वेनेशिया को छोड़ करके बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया, और सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक बना दिया। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशक्त क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। अब देखिए गैरिबाल्डी की भी एंट्री हो गई, और गैरिबाल्डी भी अपनी जो है दक्षिणी इटली के रियासत जो थे उसका एकीकरण करने का प्रयास करने लगा, उसमें भी गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास करने लगा। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ये प्रश्न कई बार पूछ चुके दोस्तों कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, है ना। इस बार भी शायद प्रश्न जो है फर्स्ट सेटिंग वाले में पूछे। और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के यानी काउंट काबूल के प्रभाव में आकर के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया, और गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इस रियासतों की अधिकांश जनता जो थी, है ना, अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरिबाल्डी की समर्थन बन गए थे। अब देखिए कुछ है जो विरोधी होते हैं, जो
तबाह करते अपने जनता को, तो वो एक नए जो राह मार्ग होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, उसका साथ देते हैं। तो ऐसे ही गैरीबाल्डी का साथ देने लगे और गैरीबाल्डी ने गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। वस्तुतः काउंट काबूर के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया और 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। अब देखिए, गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई? तो 1862 ईस्वी में। तब काबूर ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी भी भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया और गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रयास विक्टर एमैनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि उसने इसे स्वीकार नहीं किया जब इसे वहाँ का शासक बनने का मौका मिला। उसके बाद कह रहे हैं कि वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ और त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी है। 1862 ईस्वी में जो दुर्भाग्य काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह से वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमैनुअल के हाथ में पहुंच चुका था। विक्टर एमैनुअल ने स्वयं किया। 1870 से लेकर के 71 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। अब फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कब छिड़ा? तो 1870 से 71। 70 रहेगा 70 और नहीं तो 71 रहेगा तो 71 में ऑप्शन में लगाना है। जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था और विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के लिए किले में बंद कर लिया। वेटिकन सिटी में जाकर के बंद हो गए, जिससे कि इसे कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि इसे ढूंढ लेते तो लोग मारते। इमैनुअल ने पोप के रास महल को छोड़ करके बाकी रोम को इटली में मिला लिया। बाकी जितने भी थे सभी को इसने अपने इटली के अंतर्गत अधीन कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः जो मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। जब उसने वेटिकन की स्थिति को स्वीकार किया तब इसका समर्थन मिला और इस प्रकार से 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी काबूर के और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पावर्स में राष्ट्रवादी नेता स्वर पड़ी थी। तो दोस्तों, इटली के एकीकरण कब हुई ये कहेंगे तो 1871 ईस्वी में इटली के एकीकरण हुए। ये सेकंड सिटिंग में इस बार पूछे गए थे सोशल साइंस के प्रश्न में। और इसमें किसकी भूमिका थी? तो मेजनी की, काबूर की यानी जो काउंट काबूर की और गैरीबाल्डी की और साथ साथ विक्टर इमैनुअल की भी भूमिका थी। चलिए अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कैसे क्या था? तो जर्मनी का एकीकरण इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी शासन प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ था। लगभग एक ही ईस्वी में जो है दोनों का लगभग जो है एकीकरण हो चुका था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में सालमा के नेतृत्व में संगठित होकर के लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। यानी कि 800 ईस्वी पूर्व की बात है। 800 ईस्वी पूर्व तक लगभग जो है ये एक संगठित होकर के लंबे समय तक चले और सुदृढ़ अवस्था में चले, लेकिन कुछ समय बाद ये जो थे विखंडित होते चले गए ना, जिसे लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। यानी कि जर्मनी में लगभग
लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभाजित थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी थी। यानी कि कहीं राजनीति के कारण विभाजित थे, कहीं सामाजिक के कारण विभाजित थे और कहीं धार्मिक विषमताएं के कारण विभाजित थे, यानी कि धर्म के कारण विभाजित थे। इस तरह से 300 छोटे बड़े राज्य में सभी विभक्त हुए थे। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जर्मनी कितने छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, तो लगभग 300, है ना। उत्तर जर्मन राज्य में जहाँ प्रोटेस्टों और मतलाम्बियों की संख्या ज्यादा थी, वहां प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। और दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसके अंदर जर्मन की राष्ट्र भावना जो है उसके अंदर था ही नहीं, जिसके कारण ये एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, यानी कि उसके समझ में जर्मन का एकीकरण नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। अब प्रश्न पूछेगा कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और कब की थी, तो 1806 ईस्वी में। यही से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि इसी दौरान जर्मनी में भी बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसी हिगेल, काउंट हम्बोल्ट, अंडर्ट और जैबक ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, और हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई थी। जर्मन के राष्ट्रवाद में इसने अहम भूमिका निभाई थी। प्रशा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित थे। अब बिस्मार्क की एंट्री भी हो चुकी है। अब बिस्मार्क जो है, जो प्रशा के चांसलर थे, यहाँ प्रश्न पूछेगा कि प्रशा के चांसलर कौन थे, तो प्रशा के चांसलर जो थे वो बिस्मार्क थे। और अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। उसने कविताओं के माध्यम से देश की भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया। और हार्डनबर्ग तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरव में अतीत को सामने रखा, और चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया, और उन्होंने नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार से अब जर्मनी भी साम्यवादी व्यवस्था से पूरी तरह से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान रहा। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो है, जो शिक्षण संस्थान थे, जो जिसे वो स्कूल कहे, कॉलेज कहे, कोचिंग संस्थान कहे, इन सभी की भूमिकाएं थी। साथ साथ छात्रों की भी भूमिका थी। उन सभी ने मिलकर के इसमें योगदान दिया जर्मन के राष्ट्रीय आंदोलन में और उसे एकीकरण में, है ना। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से बुर्सेन लेफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइभर राज्य का योना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था, और यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्ल्सबाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, और जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता की। यानी कि यहाँ पे जो है मेटरनिक ने पूरी तरह से कोशिश किया कि इसकी एक जर्मनी की एकीकरण न हो, यानी कि इसने उसमें विरोध उत्पन्न किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे कहते हैं इसी परिक्षेपण में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी, और 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जाल्बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आंदोलन को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हुआ, है ना। तो जाल्बेराइन जो थी, जाल्बेराइन क्या थी, एक व्यापारियों की संस्था थी। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों कई बार। उसके बाद कहते हैं हो पाए थे, और फ्रांस
कि 1830 की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी और सैक्सनी हवा हनोव आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के इसे कुचल दिया था। हमेशा ऑस्ट्रिया और प्रसा जो है वो सभी देश के एकीकरण में विरोध उत्पन्न किए हैं। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। अब राष्ट्रवाद के भड़काने की बात है, जर्मन के राष्ट्रवाद को किसने भड़काया? तो फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति ने। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का अंत भी कर दिया। अब मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। और किस क्रांति के दौरान? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, है ना। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोनेन के नेतृत्व में मार्च 1848 ईस्वी को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा तथा साथ ही लोकतांत्रिक संवैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। इस प्रकार से वहाँ के लोगों ने जागरूकता किया कि विलियम के अंतर्गत जो है सभी कार्य होंगे। जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था और उन्हें उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। यानी कि ऑस्ट्रिया के संघर्ष से बचने के लिए इसने खेलवेल किए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वह जर्मन का एकीकरण चाहना था। जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे और इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया तथा साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया था। प्रसा अब तक समझा चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। यानी प्रसा समझता था कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। फ्रेडरिक जो थे उनकी मृत्यु हो गई, जो कि वहाँ के शासक बने हुए थे ना, हो गया और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। अब विलियम राष्ट्रवादी विचारों का शोषक था, यानी कि उसे शोषण करते थे। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई, औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। और विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिज्ञ के बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब बिस्मार्क को चांसलर किसने नियुक्त किया? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछते तो बोलेंगे विलियम ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। अब बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा है। बिस्मार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, प्रारंभ से ही हेगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मन के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। ये भी जर्मन के एकीकरण में ही लगे हुए थे। बिस्मार्क भी जर्मन के एकीकरण में ही लगे हुए थे और ये भी हमेशा चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। यह उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे और बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, जो कि इस बार भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, और
लॉ की नीति का अवलंबन किया और इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपयोग से ली जर्मनी का एकीकरण संभव था, यानी कि जब तक सैन्य का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा, है ना। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी और लगातार कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रशा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिससे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी थी, क्योंकि अब जो है जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, ऐसा बिस्मार्क का मत था। आगे क्या रहा है दोस्तों कि बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण प्रशा ऑस्ट्रिया से किसी की मायने में कम नहीं थे रह गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 ईस्वी में स्लेसिंग और हॉलेस्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि आप बोलेंगे डेनमार्क पर आक्रमण कब हुआ और किसने करवाया, तो यहाँ बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ और 1864 ईस्वी में हुआ था, है ना। और क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था, जीत के बाद स्लेसिंग प्रशा के अधीन हो गया और हॉलेस्टीन और ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रशा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रशा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। और प्रशा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच जो हमेशा कुछ न कुछ मेल मिलाप रहता था, लेकिन यहाँ पे लालच ने दोनों को अलग कर दिया। आगे की बात करें दोस्तों इससे पहले आपके जो है सभी बुक्स के जो है कुछ न कुछ चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, तो उस चैप्टर्स वाले को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे है, चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अब अवश्यभावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। देखिए, जिससे कि प्रशा युद्ध में जो फ्रांस जो है प्रशा का साथ दे, ऐसा उसने करने के लिए कुछ अपने क्षेत्र को देने का वादा कर लिया, है ना। और बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली थी, मिलान कर ली थी, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। अब बोलेंगे सेडोवा में युद्ध कब हुई, तो 1866 ईस्वी में किसके खिलाफ युद्ध हुई थी, तो प्रशा के खिलाफ युद्ध हुई थी। आगे ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर वह बुरी तरह से पराजित हो गया। इस तरह से ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया था। 2/3 कार्य जो है जर्मनी का एकीकरण की ओर बढ़ चुका था। आगे की बात करें दोस्तों, आगे जो हमारा कह रहा है कि शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, और जिस पर प्रशा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर के विरोध किया और प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया, यानी कि अखबार में छाप दिया, और फलस्वरूप जर्मन और राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू किया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोवा की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। अब सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई, तो फ्रांस की हार हुई। और सेडोवा का युद्ध कब हुआ, तो 19 जून 1870 ईस्वी को, है ना। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। अब देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी को, 10 मई 1871 ईस्वी को। ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार पूछ चुके हैं। सेडान के युद्ध में ही
एक महाशक्ति के पतन का पर दूसरे महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ। अंततः जर्मनी 1871 ईस्वी तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। यानी कि उसके बाद जो है इसको मानचित्र में स्थान मिल गया। उसके बाद की बात करें, और इस प्रकार राष्ट्रवाद के सिर्फ दो बड़े राज्यों के उद्देश्य ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उद्देश्य था। हंगरी, बोहेलिया में तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव से ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। अब बलदान क्षेत्र में जो है बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। तो दोस्तों यहाँ तक जैसे आज रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सेकंड पार्ट आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।